देखो अब देखो जल्दी देखो, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक विशेषताएं। कार्बन यौगिकों, कार्बन तथा कार्बनिक यौगिक ऐसे करो, कार्बन तथा कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक विशेषताएं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ properties of carbon and its compound। जिसमें देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें मेन तौर पर हम लोग सबसे पढ़ेंगे दहन। क्या बोलते हैं? दहन। उसके बाद बोलते हैं ईंधन। और ईंधन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ईंधन में हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे पेट्रोलियम और एक पढ़ेंगे कोयला। कोयला पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और कोयला पेट्रोलियम के बाद थोड़ा सा हम ज्वाला के बारे में बात करेंगे। ज्वाला मतलब लव, जानते हो ना? लव कहते हैं ना, आग की लव, लपट जिसे बोलते, वही ज्वाला है। इसे हम लव बोलते हैं, लव। उसके बाद बोलते हैं हमें समझ सकते हैं ऑक्सीकरण। और उसके बाद बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है इसमें। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और एक होता है हाइड्रोजनीकरण, वो भी है कि नहीं तुम्हारे में? हाँ है। ऑक्सीकरण योगात्मक है और खत्म हो जाएगा। एक है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया देखो, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? दहन के बारे में। दहन मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं फिजन। फिजन कह रहे हैं जी, कंबसन। कंबसन मतलब जलना। अब देखो हमने क्या लिखा? हमने लिखा कार्बन तथा इस कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक विशेषता है ना। तो इसमें दहन के बारे में अगर हम बात करें तो कार्बन सबसे पहले, सामान्यतः हमारे पास क्या है? कार्बन है। अगर हम कार्बन को जलाएंगे, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे? जलाएंगे, तो क्या निकलेगा? निकलेगा CO2। मैंने क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये गैस ऊपर जाएगी। सिर्फ अगर कार्बन है तो, अगर कार्बन की यौगिक है जैसे कि CH4 है प्लस O2 है, इसको हम जलाएंगे तो हमारे पास दो चीज़ें निकलेंगी। निकलेगा CO2 गैस भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा और साथ में उष्मा निकलेगी। उष्मा तथा प्रकाश दोनों निकलते हैं। उष्मा तथा प्रकाश दोनों निकलते हैं। कार्बन को सिर्फ जलाएंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और कार्बन की यौगिक को अगर जलाएंगे तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और उष्मा तथा प्रकाश निकलेंगे। अब चाहे जो आपके पास है, मेथेन है, एथेन है, C2H5 है, C2H5 C2H6 है, 2 2 4 2 6, याद है ना? नाम क्या होगा? एथेन होगा ना। अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको भी गर्म करेंगे, जलाएंगे, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आएगा। रहने दो, कंपनी का फोन आता है यार, लेते आओ। जहाँ तक मेरा अनुमान है सही होगा। और C3H8 है, इसको भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे? जलाएंगे, तो CO2 प्लस वाटर। उठा लो, देखो किसका फोन है। उष्मा तथा प्रकाश, बस ये याद रखना जी। अगर हम सिर्फ कार्बन को जलाएंगे तो क्या निकलेगा?
कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और अगर हम कार्बन की यौगिकों को जलाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? उष्मा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा तथा प्रकाश मिलेगा। ठीक है, याद रखोगे कि जब कार्बन को जलाएंगे तो सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और इन सबको जलाएंगे तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलेगा, जल। ठीक है, अब देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल, अब कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ धुआं निकलता है, लेकिन जल कब निकलता है? तो जल मतलब यह है कि उसमें वाटर, जो जल जैसे ही बनता तुरंत क्या होता है? उष्मा उसमें रहती है ना, तुरंत ही क्या होता है? वाष्पीकरण उसका हो जाता है। तुरंत जैसे ही जल बनता है तुरंत वाष्पीकरण की वजह से क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है। तो हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता, हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि जल बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में जल बनता उसमें। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं ईंधन के रूप में क्या करते हैं। ईंधन जिसे हम फ्यूल बोलते हैं। अब फ्यूल के रूप में जैसे हमारे पास हमारे घरों में जो एलपीजी गैस होती है, जो एलपीजी गैस यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड एलपीजी गैस, और बाकी एक होती है सीएनजी, सुने हो नाम? क्या नाम है इसका? सीएनजी। फुल फॉर्म क्या होता है? इसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी मतलब ये है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम, समझ पाओगे ना अंग्रेजी में, ये फुल फॉर्म है। और बाकी सीएनजी का क्या है? कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड मतलब क्या होता है? दबाव। कंप्रेस्ड मतलब प्राकृतिक गैस को एकदम दाब करके एकदम बहुत कंप्रेस कर दिया गया, उसको एक सिलेंडर में भर लेते हैं। आजकल के जो नहीं ऑटो चलते हैं, टेम्पो चलते हैं, उसमें सीएनजी गैस होती है ना, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये है लिक्विड गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या फिर कंप्रेस्ड सीएनजी। तो ये इन सब का यूज हम कहाँ करते हैं बताओ? ये भी तो एक तरह से ईंधन के रूप में ही करते हैं ना। और ये सब कौन से यौगिक होते हैं? सब कार्बनिक यौगिक ही होते हैं। तो अगर बात करें जो एलपीजी होती है, जो सीएनजी होती है, जो हमारे घरों में क्या यूज की जाती है? हमारे घरों में जो मेथेन यूज की जाती है, जो एथेन यूज की जाती है, और जो हम लकड़ी यूज करते हैं, लकड़ी, तो लकड़ी किससे बना है बताओ? लकड़ी कार्बन से बना है, बोलो। तो ये कार्बन से बना है। मेथेन, एथेन समझ रहे हो ना जी? मेथेन जो गैस में उसमें भरी रहती है, क्या बोलते हैं, जो ये एलपीजी जो होता है, एलपीजी इसी में होती है। मेथेन और एथेन गैस मिलाई रहती है, मेथेन और एथेन होती है, समझ रहे हो? तो दोनों हम जलाते हैं, आखिर किस लिए जलाते हैं? खाना बनाने के यूज में करते हैं ना एक तरह से, और लकड़ी का भी यूज करते हैं। तो ये सब, इन सब से हम क्या करते हैं? इन सब को जला करके हम मेनली क्या चाहते हैं बताओ? हम इसे उष्मा चाहते हैं ना, कि इनसे ताप मिले, गर्मी मिले, जिससे हम खाना अपना पका सकें। और इस उष्मा का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? खाना बनाने में करते हैं, समझ रहे हो ना? इन सब का उपयोग हम कहाँ करते हैं? खाना बनाने में करते हैं। अब ये जो कार्बनिक यौगिकों की जो फ्यूल है, कार्बनिक यौगिकों के रूप में जो ईंधन है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोयला के रूप में, दूसरा किसके रूप में होता है? पेट्रोलियम के रूप में। तो कोयला और पेट्रोलियम समझते हैं कोयला बनता कैसे? कोल। अच्छा, ये जानते हो कि हमारी पृथ्वी अब तक कितनी बार, हमारी पृथ्वी पर कितनी बार प्रलय हो चुका है? हमारी पृथ्वी पर अब तक 5 बार प्रलय हो चुका है। ये 6वीं बार हम लोग जी रहे हैं। अगर अब की बार प्रलय हो जाएगा तो कितनी बार हो जाएगा? 6 बार कंप्लीट। तो जब एक बार प्रलय होता है तो लगभग कई 100 साल लग जाते हैं कि धरती पर एकदम बिल्कुल प्लेन, कुछ नहीं रहता है। प्रलय होने का मतलब कि पूरी धरती ऐसे पलट जाती है। जैसे जब फावड़े से हम खेत नहीं कोड़ते तो एक बार ऐसे चेपा उलट देते हैं ना, तो पूरा ऐसे ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर हो जाता है। तो सेम ऐसी धरती हो जाती है, समझ लो एक तरीके से पूरा का ऊपर लेयर ही पलट जाता है ऐसे। तो ऐसी अब तक लगभग 5 बार हो चुकी है और 6वीं बार हम लोग जी रहे हैं। तो ऐसे ही माना जाता है कि कई 100, कई लाख, कई मिलियंस ऑफ ईयर को, कई लाख साल पहले ऐसा हुआ होगा कि जिसकी वजह से सभी जितने भी जीवधारी रहे होंगे, सभी जीवधारी पलट करके ऐसे उल्टा हो गए थे। और जब पलट गए थे तो उसमें और ये खास कर देखो, थोड़ा सा हम लिख करके और समझाएंगे और चीजें समझ जाओगे। देखो, अच्छा हमारी धरती पे 2 भाग है ना, एक भाग क्या है? एक भाग जल है, दूसरा भाग क्या है? स्थल है ना। एक स्थल, दूसरा क्या है? जल है। और जल में काफी समुद्रों के, समुद्र के एकदम बिल्कुल नीचे, ऐसा मान लो कि ये समुद्र है और एकदम बिल्कुल समुद्र के नीचे। और समुद्र के नीचे क्या होते हैं? समुद्र के नीचे भी पेड़ पौधे वनस्पतियां होती है ना, ऐसे बहुत सूक्ष्म जीवाणु होते हैं ना जी, सूक्ष्म पेड़ पौधे होते हैं।
और बाकी स्थल पर जानते हो, स्थल पर क्या होंगे? स्थल पर होंगे पेड़ होंगे, पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, यही तो होंगे, बोलो, जीव जंतु होंगे, पेड़ पौधे और जीव जंतु होंगे। बाकी जल के अंदर क्या होंगे? जल के अंदर कई चीजें होंगी, जलीय जीव होंगे, जलीय जीव होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, समझ पा रहे हो ना, वनस्पतियां होती हैं। अब सोचो इनका इतना दबाव है, तो जब कभी ऐसा होता था ना, तो पहले भूकंप आता था बहुत ज़्यादा, ज्वालामुखी फटती थी, तो पहले की धरती बहुत गर्म हुआ करती थी ना, अब तो जल्दी जल्दी ठंडा हो रही है, ठंडा हो गई, मतलब पहले धरती बहुत गर्म होती थी, तो जिसकी वजह से बार बार से भूकंप आते थे, बार बार ज्वालामुखी फटता था, तो जो चीज़ें ऊपर थी वो नीचे, जो नीचे थी वो ऊपर चली जाती थी। तो जो चीज़ नीचे, अब सोचो ये पेड़ पौधे जीव जंतु और नीचे पूरा आग जल रही है, ये ऐसे पलट गए, तो ये नीचे गए, अब जल गए, अब बिना ऑक्सीजन, नीचे देखो दाब ज़्यादा है भाई, जब ये पलट जाएंगे, तो जब ये पलट जाएंगे सब क्या हो गया? पलट गए, और जब ये पलट जाएंगे तो नीचे क्या होगा? इनके ऊपर दो चीज़ें सबसे ज़्यादा, ताप बहुत ज़्यादा था इनके, जब ये पलट गए ना तो नीचे बहुत ज़्यादा ताप था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, आग जल रही थी, और दाब बहुत ज़्यादा था। दाब मतलब सोचो भाई, करोड़ों किलो मिट्टी अगर तुम्हारे ऊपर पड़ जाए तो कितना दाब होगा। ताप ज़्यादा, दाब ज़्यादा, न तो ज़्यादा जल पा रहे थे, न तो ज़्यादा जल पा रहे थे, और ना ही फुर्सत में थे कि अच्छे से जल पाए। ताप बहुत ज़्यादा था, लेकिन दाब की वजह से जल नहीं पा रहे थे, कि दोनों दब गए, एकदम अच्छे से दब गए, और एकदम कहते हैं ना कि पीस करके जले, लेकिन जल नहीं पाए। सोचो इस तरीके से, भाई जलेंगे कैसे? ताप तो है लेकिन ऑक्सीजन है ये नहीं, जलेंगे कैसे? तो उसी के रूप में जितने भी पेड़ पौधे थे, वो पेड़ पौधे सब किस में चेंज हो गए? पेड़ पौधे सब कोयले में चेंज हो गए, पेड़ पौधे सब कोयले में चेंज हो गए। और बाकी जो जलीय जीव थी, जो वनस्पतियां थी, उसमें इतना ताप था, ताप उनको मिला, और इतना ज़्यादा दाब मिला, ताप और दाब की वजह से वो सब जीवाश्म में चेंज हो गए। जीवाश्म, जीवोकाश्म, जीवों का रस समझ लो। तो जितने पेड़ पौधे, जलीय जीव, वनस्पतियां थी, सबको एकदम दाब इतना ज़्यादा ऊपर से प्रेशर मिला कि सब क्या हो गए? उनकी बॉडी के जितने भी मटेरियल्स सब एकदम दाब की वजह से एकदम सिकुड़ गए। तो ये सब किस में? द्रव के रूप में परिवर्तित हो गए। किस रूप में? द्रव के रूप में। अभी भी ये जो द्रव मिलता है, ये द्रव कैसा होता है? ये द्रव चिपचिपा होता है। कैसा होता है? चिपचिपा होता है, चिपचिपा कलर का होता है, एकदम चिपचिपा होता है, बिल्कुल भूरे कलर का होता है, समझ रहे हो? भूरे कलर का चिपचिपा गाढ़ा द्रव होता है, गाढ़ा द्रव, गाढ़ा द्रव। ये क्या है? जितने भी जीव जंतु नीचे दब गए थे, उन सभी का मटेरियल, उन सभी का एक तरह से जूस समझ लो, समझ रहे हो? उन सबका जूस, रस है, तो उन्हीं को क्या बोला गया? जीवाश्म बोला गया। तो जितने जलीय जीव थे, वनस्पतियां थी, वो सब जब नीचे गए तो ताप और दाब की वजह से जीवाश्म में चेंज हो गए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वो चिपचिपा कलर के हैं, चिपचिपा है, भूरे कलर के हैं, और गाढ़े द्रव हैं। इन्हीं गाढ़े द्रव को ही हम क्या बोलते हैं? इन्हीं गाढ़े द्रव को हम पेट्रोलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम बोलते हैं। और बाकी पेड़ पौधे जो हैं वो सब किस में चेंज हो गए? कोयले में चेंज हो गए। तो जमीन से हमें दो चीज़ें मिलती हैं, कोयला और चिपचिपा गाढ़ा जो द्रव है। तो ये भी क्या? ये भी कार्बनिक यौगिक है ना, और ये भी कार्बनिक यौगिक है क्योंकि पेड़ से बनी है। पेड़ में कोयला जानते हो, कोयला जब जलाएंगे तो क्या होगा? और ये भी है चिपचिपा कलर की, और ये पेट्रोलियम है। और इसी पेट्रोलियम में सब चीज़ होती हैं, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, अलग अलग जो फ्यूल होते हैं सब इसी में से निकाले जाते हैं, पेट्रोलियम से। तो ये जो कोयला है और जो पेट्रोलियम, वो कितना साल पुराना है? सब अरबों करोड़ों साल पुराना है, किसी को नहीं पता कब का पुराना है। बस ऐसे अनुमान लगाते हैं कि कितनी साल। भाई प्रलय के कई हजार साल बाद, तकरीबन कई लाख साल बाद, तो जब ये जीवन धीरे धीरे शुरू हुआ, मतलब मनुष्य जब नहीं थे, जब पेड़ पौधे, मनुष्य जब नहीं हुआ करते, तो उसके पहले की है। एक तरह से समझो कि जो डायनासोर वाली जो लाइफ नहीं थी पहले, तो वो वाली लाइफ है। 4 बार प्रलय हो चुका, 4 बार के प्रलय में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पड़ी हैं। तो इसीलिए कहा रहता है ना कि ये जो पेट्रोलियम है और जो कोयला है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, मतलब आने वाले कुछ समय में खत्म हो जाएगा। क्योंकि भाई नीचे मान लो जब पेड़ पौधे जितने थे, जब हम सब कुछ निकाल लेंगे तो बचेंगे क्या? कुछ नहीं। ऐसा थोड़ी कि बार बार वो बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसी प्रोसेस को यूज करके, जानते हो इमली का जो लकड़ी नहीं होता, इमली का जो कोयला होता है वो इसी प्रोसेस से बनाया जाता है। इमली का जो कोयला होता है, इमली कोयला देखे हो ना? नहीं सुनो, उसका स्पेशल कोयला होता है, इमली की लकड़ी का कोयला होता है। इमली की लकड़ी को जला करके उसके ऊपर अच्छे से पैक कर देते हैं ताकि वो ना तो बाहर निकल पाए उसका धुआं,
अंदर ही रहे तो पूरा पैक होकर के एकदम कोयला बन जाता है इमली का। उसको तंदूरी भट्टी में यूज करते हैं ना जी, उसकी मतलब उसका ताप बहुत ज़्यादा होता है और बहुत देर तक टिकाऊ होता है, तो उसको तंदूर वाली भट्टी में यूज करते हैं, उसमें से धुआं बहुत कम निकलता है। तो इस तरह से एक तरह से पेट्रोलियम निकल के आया बाहर, और क्या निकल के आया, कोयला बाहर के निकल आया। अब पेट्रोलियम में पाया जाता है क्या, पेट्रोलियम में जितने भी मेथेन एथेन सब गैस है वो सब कहाँ से, ज़्यादातर इन्हीं के स्रोत हैं। जो हम एलपीजी अपने घरों में यूज करते हैं वो किसका, वो क्या है, वो सब यही है। जो हम पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल, ये सब क्या है, सब अरबों करोड़ों साल पहले के बने हुए द्रव हैं। जो कोयला यूज करते हैं ये भी आज का नहीं, करोड़ों अरबों साल पहले का है। तो आज नहीं तो कल खत्म होने वाला ना। तो इन सब का हम यूज कहाँ करते हैं, इन सब का यूज हम एक ईंधन के रूप में ही तो करते हैं। सोचो ईंधन के रूप में करते हैं ना। इसी जो द्रव है भूरे रंग का, इसी को हम काला सोना बोलते हैं, क्योंकि इसका जो दाम है, इसको जो महत्व, बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारी लाइफ एक तरह से इनडायरेक्टली इसी पर डिपेंड होती चली आ रही है। सोचो एक दिन के लिए पेट्रोल डीजल मिट्टी तेल सब बंद हो जाए, पूरा सड़क एकदम सूना सूना हो जाएगा, समझ रहे हो, तो सूना सूना जहाँ वाला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सोचो एक दिन अगर पेट्रोल डीजल सब अगर मिलना बंद हो जाए तो एक तरह से हमारी लाइफ इसी पर डिपेंड हो चुकी है कि नहीं चुकी है। इसी वजह से उसको द्रव सोना बोलते हैं, द्रव सोना या फिर काला सोना बोलते हैं। इतना हमारे लिए जरूरी हो गया है। उसी तरह से ये भी है, इसे द्रव सोना बोलो, इसे काला सोना बोलो, दोनों चीजें समझ रहे हो। जल्दी नोट कर लो, जल्दी नोट करो। देखो अच्छा याद करो, जो हमने वहां पर बोला था कोयला, उसको हम क्या बोलते थे, जो कोयला थे उसको हम लगभग काला सोना बोलते हैं ना। ओके, और जो हमारे पास पेट्रोलियम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम द्रव सोना बोलते हैं ना, इसको हम द्रव सोना बोलते हैं। और समझ रहे ना कि द्रव सोना सोने से तुलना क्यों की जा रही है, क्योंकि इनका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। सोचो एक बार अभी जल्दी में कोयला खत्म हुआ था ना, जिसकी वजह से लाइट नहीं आ रही थी, याद है ना, एक बार हुआ था अभी जल्दी में। तो कोयला खत्म नहीं, सोचो बिना लाइट की ज़िंदगी कैसे होगी, और बिना पेट्रोल की ज़िंदगी कैसे होगी, सोच सकते हो। इसी पेट्रोलियम में क्या होते हैं, इसी पेट्रोलियम में क्या क्या मिलते हैं, पेट्रोल डीजल पेट्रोल। देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी कभी सोचते हो ना कि पेट्रोल डीजल और जो कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, केरोसिन, ये सब ऐसे फ्री कहीं मिल जाते होंगे, नहीं, ये सब मिलते हैं पेट्रोलियम के रूप में। तो पेट्रोलियम में से इन सबको अलग करना होता है, तब जाकर के हमें चीज़ें अलग अलग मिल पाती हैं। और ऐसा भी नहीं कि सिंपली अलग कर लोगे, इसके लिए कंपनी फैक्ट्री लगी होती हैं जो इनको अलग करने का काम करती हैं। समझ पा रहे हो। ओके, अब तुम अच्छा ये जानते हो ना कि कोयले का उपयोग हम कहाँ करते हैं। कोयले का उपयोग हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाने में करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बड़ी बड़ी भट्टियों में यूज करते हैं। और आज के पेट्रोलियम का यूज जानते हैं, पेट्रोल डीजल का यूज कहाँ करते हैं, पेट्रोल डीजल कैरोसिन का उपयोग कहाँ करते हैं भाई। आजकल जितनी भी यातायात चल रही है वो सब लगभग किस पर डिपेंड है, वो सब कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल पर ही डिपेंड है। ज़्यादातर कुछ हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड है। अगर जो विद्युत पर डिपेंड है तो विद्युत भी किस पर डिपेंड है, विद्युत भी कोयले पर डिपेंड है ना, कि कोयले से हम जला करके उसमें स्टीम इंजन को घुमाते हैं, टरबाइन को, जिसकी वजह से बिजली बनती है। कैरो मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल लिख देता है, मिट्टी का तेल। देखो मिट्टी गलत लिखा गई है, मिट्टी ऐसे होता ना, कैसे होता है जी मिट्टी, ऐसे बड़ी की मात्रा होती है, वहाँ पर छोटी की मात्रा मी आधा टी, ऐसे पहली बार तो ऐसे लिखे थे जी मिट्टी का तेल जो भी है छोड़ो। तो ये हो गया, इसका यूज जान रहे हो ना, इसी वजह से यूज हम पूरा नहीं लिखवा रहे, यूज तो जानते हो क्या क्या होता है, हमने बताया भी है। बाकी अगर हम बात करें थोड़ी ज्वाला की बात करें तो देखो जितने भी, अच्छा संतृप्त हमने हाइड्रोकार्बन बताया था ना, याद है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हमने इसके पहले लिखा था, मेथेन एथेन प्रोपेन, वो सब क्या थे, वो सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन थे ना जी। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो CH4 होते हैं, C2H6 था, C3H कितना था, 3 3 9 2
3 दूने 6 2 8 हो गया ना जी, 8, ये सब थे। तो ये सब क्या थे, ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ना। तो देखो अब अगर हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो अगर हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, भरपूर ऑक्सीजन मिल रहा है, क्या हो रहा है, अगर पूरा भरपूर यानी कि ऑक्सीजन मिलेगा, तब ये जलती है नीली ज्वाला के साथ। किस ज्वाला के साथ, नीली ज्वाला के साथ। और जब ये नीली ज्वाला के साथ जलती है तो हमें दो चीजें मिलती हैं। हमें ज्यादा मात्रा में ताप मिलता है, ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है, ज्यादा मात्रा में ताप मिलता है, और कम मात्रा में क्या मिलता है, कम मात्रा में प्रकाश मिलता है। ताप का मतलब उष्मा है, ठीक है ना। जैसे कि अपने घर में जो हम जो जलाते हैं, गैस चूल्हा जो जलाते हैं, तो गैस चूल्हे में क्या होता है, उसमें देखो कि बहुत ज्यादा छेद बने रहते हैं ना, उसमें अच्छे से नीचे से खूब अच्छे से गैस निकलती है, मतलब वो जो मेथेन गैस निकलती है, और भरपूर उसको ऑक्सीजन मिलता है। तो भरपूर ऑक्सीजन मिलने की वजह से उसमें जो ज्वाला बनती है वो कैसी, नीली ज्वाला होती है ना। और देखो कि वो ज्यादा लाइट नहीं देती है, वो लाइट नहीं देती है, तो उसमें ज्यादा उष्मा होती है। अगर उसके ऊपर हाथ में बहुत तेजी से हाथ जलेगा और उसमें ताप क्या होता है, प्रकाश कम होता है। उष्मा ज्यादा होती है और प्रकाश क्या होता है, कम होता है। अगर भरपूर ऑक्सीजन मिला तो कभी कभी देखोगे, कभी मतलब बालिकाएं अक्सर देखोगे, अगर खाना बनाओगे तो कभी कभी अगर कुछ डिस्टर्बेंस, कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस की वजह से अगर उसमें उसको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता ना, तो उसमें से काला काला निकलने लग जाता है और बर्तन काला होने लग जाता है। कभी ऐसा महसूस किए होगे। तो अगर यही हाइड्रोकार्बन, अगर इसी हाइड्रोकार्बन को, वही हाइड्रोकार्बन है, याद रखना, वही मतलब यही सब हाइड्रोकार्बन है। अगर इसी हाइड्रोकार्बन को अगर हम इसको कम ऑक्सीजन मिले और तब ये जले, कम ऑक्सीजन मिले और तब इसको अगर हम जलाएंगे, तब ये कैसे जलेगा, ये ताप यहां देते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। तो इसको भी जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये क्या होगी, नीली ज्वाला, यहां पर नीली, पीली ज्वाला के साथ जलती है। ये पीली ज्वाला के साथ जलती है, ज्वाला के साथ जलती है। यहां लिख देते हैं जलती है, ना तो कंफ्यूज होता होगा। क्या लिखें जी, पीली ज्वाला के साथ जलती है, और इसको हम बोलते हैं नीली ज्वाला के साथ जलती है। पीली ज्वाला के साथ जलने का मतलब जैसे नहीं, जो घर में ढेबरी होता है, ढेबरी लालटेन होता है, उसकी अगर लौ को लपट को देखेंगे ना तो पीला होता है, और बाकी जो गैस वाला होता है कैसा होता है, नीला होता है। तो जो पीले होते हैं समझ जाओ कि उनको भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। जो दिया नहीं होता नीचे, हम क्या उसमें नीचे हम तेल रख देते हैं, ऊपर से एक बाती लगा देते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन धीरे धीरे मिलता, धीरे धीरे जलता रहता ना, तो उसको उतना भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से पीली ज्वाला के साथ जलती है। और पीली ज्वाला के साथ जलेगी जिसमें सेम यही प्रोसेस होगा, लेकिन उल्टा होगा। इसमें ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा हमें, ज्यादा मात्रा में इससे प्रकाश मिलता है, और कम मात्रा में क्या मिलेगा, कम मात्रा में उष्मा मिलता है। ठीक है, तो ये कम मात्रा में उष्मा या फिर ज्यादा मात्रा में उष्मा किस वजह से हो रहा है, ये समझ लो कि बस इसी ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। ठीक है, अगर O2 यानी कि भरपूर ऑक्सीजन मिल रहा है, भरपूर, अगर उसे भरपूर ऑक्सीजन मिल रहा है, तब वो नीली ज्वाला के साथ जलेगा और उसमें से ज्यादा उष्मा मिलेगी और प्रकाश कम मिलेगा। अगर यही कम ऑक्सीजन के साथ जल रहा है तो ज्यादा मात्रा में प्रकाश मिलेगा और कम मात्रा में उष्मा मिलेगी। समझ पा रहे हो, ऐसा होता। ये नोट करो जल्दी से। तो हाइड्रोकार्बन नीली ज्वाला के साथ कब जलता है, जब उसको भरपूर ऑक्सीजन मिलता है। अगर उसे पीली ज्वाला के साथ कब जलता है, जब उसे कम ऑक्सीजन मिलता है, भरपूर यानी कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। देखो, एक है ऑक्सीकरण अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, ऑक्सीकरण, जिसे हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़े होगे ना पहले चैप्टर में, जिसमें ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाँ ऑक्सीजन का जुड़ना या जुड़ना, अथवा या तो ये हो जाए, ये प्रक्रिया हो, या फिर हाइड्रोजन का निकलना,
अगर ये होता तो हम कहते हैं कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण हो रही है। इसमें जैसे कि हमारे पास है एल्कोहल C2H5OH, मतलब ये कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है, बिल्कुल कार्बनिक यौगिक है ना जी। ये हमारे पास एल्कोहल, इसको हम एथिल एल्कोहल बोलते हैं ना, या फिर एथिल एल्कोहल, इसका आईपीसी नाम क्या होगा सोचो जरा, मेथ एथेनॉल, याद है इसका आईपीसी नाम क्या होगा, एथेनॉल। तो यह है एथिल एल्कोहल, इसका सामान्य नाम होता है एथिल एल्कोहल या फिर एथेनॉल। तो एथिल एल्कोहल को अगर हम अम्लीय, इसे हम अगर क्षारीय, पहले देखते हैं, अगर हम क्षारीय MnO4 MnO4 के साथ इसको गर्म करें, क्या करें, इसको ताप दें यानी गर्म करें, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास, वो क्या है, या फिर अम्लीय होना चाहिए, अम्लीय K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या होना चाहिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। और एक MnO4 है जी, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट इसे बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका नाम है, क्या नाम है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इसका नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट इसका नाम होता है, इसका नाम पोटेशियम परमैंगनेट होता है, इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो अगर हम एथिल एल्कोहल को या फिर क्षारीय KMnO4 यानी कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ गर्म करें, या फिर अगर हमारे पास ये नहीं है तो हम दूसरा ऑप्शन क्या है, अम्लीय K2Cr2O7 यानी कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अगर हम गर्म करेंगे तो ये बन जाएंगे। देखो इसमें एक ही ऑक्सीजन है ना, तो इस KMnO4 से या फिर अगर इससे अपक्रिया कराएंगे तो इसमें KMnO4 की वजह से या फिर इसकी वजह से, अगर हम इसके साथ अपक्रिया कराएंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की वजह से इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है और ये बना लेता है CH3 CH2 और COOH बना लेता है, यानी कि नाम क्या होगा सोचो जरा इसका, और ऐसे एक ऐसे पढ़ा हुआ ना जी, C2H5COOH, नाम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, क्या बोलते हैं इसे, एसिटिक अम्ल बोलते हैं, समझ रहे हो। अरे वही तो, वही मुझे भी कुछ लग रहा है, वो थोड़ा बोला है दिग्वेश इसके बारे में ना, वो क्या ब्यूटेनामाइड पढ़ रहे थे ना तुम, ब्यूटेनोइक एसिड, तो वही हम कह रहे हैं CH3COH होगा ना, बोलो तभी तो मेथ एथेनोइक एसिड होगा ना जी, वो मिस्टेक गलती से लिखा जा रहा था। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल इसका सामान्य नाम होता है, बाकी इसका आईपीसी नाम क्या होता है, मेथ एथेनोइक होता है ना जी, बोलो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक समूह है ना, तो मेथ एथेनोइक अम्ल इसका नाम होता है। तो हमने क्या किया, हमने एल्कोहल में क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो क्या मिल गया बताओ, एसिटिक अम्ल बन गया ना। क्या आखिर क्या है, कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है, तो हमने कार्बनिक यौगिक का एक तरह से ऑक्सीकरण कर दिया, ठीक है। और बाकी ये जो जिनकी वजह से ऑक्सीकरण हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीकरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक, मतलब इन्होंने ही ऑक्सीकरण ऑक्सीजन को जुड़वाया है, ऑक्सीकारक, इन्हीं की वजह से बवाल हुआ है, समझ रहे हो। होता ना जब बवाल होता है तो कुछ लोग होते हैं कि इन्हीं वजह से बवाल हुआ है, तो वही इन्हीं की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। अगर ये नहीं होते तो ऑक्सीकरण नहीं होता। तो मान लो कोई बेचारा आराम से था, उस एल्कोहल की वजह से था, अपने एथिल एल्कोहल की एंजॉय में कि मिलेगा बॉटल यूज कर लेंगे पैक बना करके, तब तक किसी ने बवाल उसमें क्या मिला दिया, उसमें KMnO4 को मिला करके हल्का सा गर्म कर दिया और तुरंत क्या बन गया, सिरका बन गया। लो एल्कोहल बन गया, सिरका, एल्कोहल किसमें बन गया, सिरके में चेंज हो गया। अब लो पियो, बेचारा एकदम सब उसका प्लान चौपट हो गया, बेचारा जितना चिकना उकना लाया था सब क्या हो गया, सब क्या, तब वही बवाल करता है। समझ रहे हो मिस्टर रावण। तो ये समझ गए ना जी, इस तरह से ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। एक जानते हो, हम ऑक्सीकरण की सहायता से ही एथिल एल्कोहल को हमने किसमें चेंज कर दिया, एसिटिक अम्ल में
चिन्ह कर दिया। जल्दी नोट करो, जल्दी 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 नोट कर लो, नोट करो। देख